जब हम किसी कमरे के लाइट को ऑफ कर देते हैं तो उस कमरे में रखा हुआ सामान हमें दिखता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम फिर से लाइट को स्विच ऑन कर देते हैं या फिर सनलाइट को अंदर आने देते हैं तो फिर वही सब चीजें हमारे लिए फिर से विजिबल हो जाता है। इसका मतलब हम जो चीजों को देखते हैं इसके साथ लाइट का एक अभिन्न रिश्ता है। दरअसल हम चीजों को कुछ इस तरह से देख पाते हैं कि किसी सोर्स से लाइट निकलता है, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, टकरा के रिफ्लेक्ट करता है और वो हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस चीज को देख पाते हैं। तो ये जो लाइट है इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो स्टडी है, प्रॉपर्टी का स्टडी है, ये बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। लाइट के स्टडी में कुछ खास नाम आता है रेने डिकार्त का, पिए गेसेंदी का। उसी के साथ साथ और भी बहुत साइंटिस्ट ने लाइट पे स्टडी किया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आता है आइजैक न्यूटन का। न्यूटन ने बहुत सारे एग्जिस्टिंग थ्योरीज को साथ में लाकर लाइट में कुछ खुद से स्टडी करके कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को प्रोपगेट किया था। ये कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ये कहता है कि लाइट जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को कॉर्पसल्स नाम दिया गया, जो कि स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है, ऐसा उन्होंने कहा था, और जिसके पास फाइनाइट वेलोसिटी है। आज हमें पता है कि लाइट का वेलोसिटी नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, और अगर एसआई यूनिट में बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके पास होता है इम्पेटस। ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये आज हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसे आप इक्विवेलेंटली एनर्जी के तौर पे मान सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। इसे आप एक्सपेरिमेंटली एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझ सकते हैं, ये आप प्रैक्टिकली भी घर में कर सकते हैं। ये एक लाइट का सोर्स है और यहाँ से लाइट निकल रहा है और हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण हम इस सोर्स ऑफ लाइट को देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर 2 कार्डबोर्ड लिया जाए जिसके बीच में छेद हो, तो फिर इस सोर्स से लाइट निकलकर इस छेद से पार होते हुए हमारे आंखों तक पहुंचेगा और हम इस होल से, छेद से, इस सोर्स के इस पार्ट को हम देख पाएंगे। लेकिन अगर एक कार्डबोर्ड को यहां से थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए या साइड में हटा लिया जाए तो फिर हमें लाइट का जो सोर्स है ये नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां से निकला हुआ लाइट जो है, जो कि स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट कर रहा है, वो यहां पर आके उसे मिलेगा ऑब्स्टिकल। पिछले बार यहां पर छेद था, इसीलिए लाइट पार हो रहा था। चूंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है, इसीलिए ये यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऑब्स्टिकल को पार नहीं कर पाएगा और हमें सोर्स ऑफ लाइट दिखेगा नहीं। तो ये एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ही 2 कार्डबोर्ड्स है, छेद है और यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है। पीछे अगर एक स्क्रीन रखा जाए तो स्क्रीन में हमें यही लाइट जो है यहां से पार होता हुआ उसी का हमें एक पार्ट यहां पर दिखेगा। लेकिन उसी तरह से अगर एक कार्डबोर्ड को हम यहां से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो फिर हमें स्क्रीन में लाइट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट कर रहा है और यहां पर उसे मिल रहा ऑब्स्टिकल जिसे कि वो पार नहीं कर पा रहा। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन भी हमें ये बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। हम आगे के चैप्टर्स में लाइट का जब वेव थ्योरी पढ़ेंगे तब हमें लाइट का और भी बहुत सारे तरह तरह के बिहेवियर्स दिखेगा। ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट के सामने अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो एज है ये हमें शार्प एज दिखना चाहिए, बट इन रियलिटी इसका एज जो है हमें ब्लर्ड दिखता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वेव की तरह भी बिहेव करता है। पानी में जब पत्थर फेंकने से जो वेव बनता है, जो अंड्यूलेशन होता है, उस तरह का भी बिहेवियर रखता है। आप एक रियल इमेज देख लीजिए तो यहां पर देखिए, ये जो एज है ये एज शार्प नहीं है, बल्कि यहां पर हमें एक हेजी सा एज दिख रहा है। ये लाइट के वेव नेचर के कारण होता है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में यह पढ़ा था कि
लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। अभी हम देख रहे हैं लाइट जो है वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो सच क्या है? दरअसल लाइट का अपना जो बिहेवियर है ये हमारे लिए, हमारे परसेप्शन के हिसाब से बड़ा ही वियर्ड बिहेवियर है। इसे समझना इतना भी आसान नहीं है। कभी कभी किसी किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी किसी सिचुएशन में हमें लगता है कि लाइट पार्टिकल सा बिहेव करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है किसी किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी किसी सिचुएशन में कि लाइट जो है इसका प्रॉपर्टी वेव जैसा है। लाइट का अपना प्रॉपर्टी है, लाइट का अपना बिहेवियर है, वो अपने बिहेवियर के हिसाब से ही काम करता है या अपना प्रॉपर्टी को शो करता है। अब हमारा जो परसेप्शन है, जो ये परसेप्शन 3 डायमेंशन में ट्रैप्ड है, इस परसेप्शन के हिसाब से, लिमिटेड परसेप्शन के हिसाब से किसी किसी सिनेरियो में हमें लाइट पार्टिकल की तरह लगता है और किसी किसी सिनेरियो में ये वेव की तरह लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट के पास 2 तरह का अलग अलग बिहेवियर होता है, वो अपने मर्जी से कभी ये बिहेवियर तो कभी वो बिहेवियर दिखाता है। ऐसा नहीं है। लाइट अपने ही बिहेवियर को शो करता है। हमारा परसेप्शन लिमिटेड होने के कारण हम इसी चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ये चीज आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये लाइट का सोर्स है, पीछे स्क्रीन है, और जब एक ऑब्स्टिकल, यहां पर मान ले एक ओपैक बॉडी को रखा जाए तो फिर लाइट यहां से बाहर निकलता है और यहां से ये जो एज है, एज को पार करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसीलिए ऊपर वाले हिस्से में हमें लाइट दिखता है, उसी तरह से यहां से पार होता हुआ नीचे वाले हिस्से में भी हमें लाइट दिखता है, साइड में भी लाइट दिखता है। और लाइट चूंकि यहां पर उसे मिलता है ऑब्स्टिकल, तो यहां पर हमें उसी का शैडो दिखता है। ये शैडो शार्प होना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी ये शैडो शार्प नहीं होता, बल्कि इस तरह से हेजी शैडो होता है। इसका जो एज होता है ये हेजी होता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये लाइट के वेव नेचर के कारण होता है। यहां पर एक छोटा सा एनिमेशन का डेमोन्स्ट्रेशन आप देख ले। ये आप कह सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी दिख रहा वेव जैसा बिहेवियर, ये आप कह सकते हैं काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन है। आगे चल के जब आप डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन के कारण फ्रिंजेस दिखेगा आपको, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप इसे डिफ्रैक्शन के कैटेगरी में रख सकते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, लाइट यहां पर वेव बिहेवियर अपना शो कर रहा है, या फिर हमें इसका वेव बिहेवियर दिखता है। मान ले यहां पर ये एक पानी का सरफेस आप देख रहे हैं, मान ले, और यहां पर ये क्रिएट हो रहा अंड्यूलेशन। यहां पर पानी का अंड्यूलेशन क्रिएट हो रहा और यहां से वेव इस तरह से बाहर निकल रहा। यहां पर इसे मिला एक ऑब्स्टिकल, तो ऑब्स्टिकल पार हुआ और वेव इस तरह से आगे बढ़ा। तो ये उम्मीद करना कि ये वेव बिल्कुल इस तरह से एक बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ेगा, इस बॉर्डर के इस पार वेव रहेगा और इस बॉर्डर के इस पार वेव नहीं रहेगा, ऐसा सोचना थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सोच हो जाएगा। देखिए यहां पर पानी में जो अंड्यूलेशन हो रहा है, वही अंड्यूलेशन ये बगल वाले पानी में भी वो क्रिएट करेगा, जिसके कारण हमें वेव आगे भी दिखेगा, यहां पर भी दिखेगा। तो ये एस्टेब्लिश करता है कि चूंकि यहां पानी के वेव नेचर के कारण वेव का ये जो बॉर्डर है या फिर जो ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल के इस पार भी हमें वेव दिख रहा है। उसी तरह से हमें यहां पर ये जो शैडो है, ये शैडो शार्प नहीं दिख रहा, बल्कि थोड़ा सा लाइट का टिंज हमें यहां पर भी दिख रहा है। तो यही चीज इंडिकेट करता है कि यहां पर हमें लाइट वेव जैसा दिख रहा है। इसी चीज को आप एक और डेमोन्स्ट्रेशन से भी समझ सकते हैं। ये सारी चीजें आप नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, जहां पर आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए आपको एक लेजर पॉइंटर दिख रहा। लेजर पॉइंटर से हम नॉर्मली पॉइंटर का काम करते हैं। यहाँ लेजर लाइट है, यहां से लाइट बीम बाहर निकल रहा है। अब अगर आप इसी तरह के एक लेजर पॉइंटर लेते हैं और उस लेजर पॉइंटर को इस तरह से टेप से ढक देते हैं और यहां पर 2 नैरो ओपनिंग्स रखते हैं, इस तरह से 2 ओपनिंग्स है यहां पर, 2 खुला हुआ यहां पर ओपनिंग्स है, स्लिट कहेंगे हम इसे। तो अगर ऐसा हम एक सिस्टम बनाते हैं और फिर लेजर पॉइंटर को ऑन करते हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्क्रीन में दो जगह पे हमें लाइट का स्पॉट दिखना चाहिए। लेकिन इन रियलिटी हमें लाइट का स्पॉट 2 जगह पे नहीं दिखता है, बल्कि इस तरह का हमें एक पैटर्न दिखता है। इसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है।
यहाँ पर हमें एक ब्राइट स्पॉट दिखता है, फिर यहाँ पर एक पतला सा डार्क स्पॉट दिख रहा है, फिर ब्राइट, फिर यहाँ पर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरह से हमें एक पैटर्न दिखता है। इस पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है। इसे भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मान ले एक पानी का सरफेस आप देख रहे हैं और यहाँ दो जगह पे यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। उस वाइब्रेशन के कारण पानी में अंड्यूलेशन हो रहा, दो वेव निकल रहा है, एक वेव इधर और ये दूसरा वेव निकल रहा है। इसी को आप थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, दो सोर्सेज है, यहां पर हम अंड्यूलेशन क्रिएट कर रहे हैं और दो वेव्स निकल रहा है। यहां से एक वेव निकला और फिर यहां से दूसरा वेव निकला। जो वेव है, वेव में क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है। वेव मतलब इस तरह से ये अंड्यूलेशन के साथ ये आगे बढ़ रहा है। ये एक वेव को आप देख रहे हैं, इसे क्रेस्ट कहा जाता है, इस ऊपर वाले हिस्से को, और नीचे वाले हिस्से को ट्रफ कहा जाता है। तो यहां पर आप देखें किसी किसी जगह पे, जैसे कि यहां पर इस रीजन में आप देखें, यहां पर क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रहा है और यहां पर ट्रफ और ट्रफ मिल रहा है और यहां पर क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहा है। तो देखिए जब दो वेव्स का क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलता है उस समय क्या होगा, ये दूसरा वेव मैं ड्रॉ कर रहा हूं। क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलते हुए क्या होगा, इस रीजन में एक क्रेस्ट पानी के जो पार्टिकल्स है जो यहां पर था, इन पार्टिकल्स को ऊपर उठा रहा है, तभी तो वेव बन रहा। यहां का जो पानी का पार्टिकल्स था इसे ये ऊपर उठा रहा वेव। अब दो वेव्स का क्रेस्ट अगर मिलेगा तो यहां पर एक ऊंचा सा वेव बनेगा। इस तरह का ये वेव बनेगा, क्योंकि एक वेव पार्टिकल को ऊपर उठा रहा तो दूसरा वेव भी पार्टिकल को ऊपर उठा रहा है। एक उसे नीचे ले जा रहा तो दूसरा भी नीचे ले जा रहा है। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है कि दो वेव्स कंप्लीटली मैच कर जाए, या उसका क्रेस्ट और क्रेस्ट या फिर ट्रफ और ट्रफ कंप्लीटली मैच कर जाए, उस समय वेव बड़ा बनता है। दोनों इंटरफेयर करता है और वेव बड़ा बनता है। इस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको इन जगहों पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है जहां पर वेव बड़ा बन जाता है। और किसी किसी जगह पे, जैसे कि हमने बात किया कि यहां पर देखें एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ एक साथ मैच कर रहा है। ये पानी का सरफेस है, ये एक वेव हो गया और ये दूसरा वेव हो गया। एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ एक ही जगह पे मैच कर रहा है। यहां इसका क्रेस्ट, पहले वेव का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ एक ही साथ एक ही जगह पे पहुंचा है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, पहला वेव का क्रेस्ट चाहेगा इसे ऊपर की तरफ ले जाना, इस पार्टिकल को, और दूसरे वेव का जो नेचर होगा या बिहेवियर होगा वो चाहेगा कि यहां पर इस पार्टिकल को वो नीचे ले जाए। तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देगा और ये जो वेव है इस रीजन में फ्लैट आउट हो जाएगा। न ये वो ऊपर उठेगा, पानी का सरफेस मुझे कहना चाहिए, पानी का सरफेस ना तो ऊपर जाएगा न ही नीचे जाएगा, तो वहां पर किसी भी तरह का वेव नहीं दिखेगा। जैसे कि आपको इस रीजन में, ये जो डार्क रीजन है, इस डार्क रीजन में वही चीज हो रहा है कि एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मैच कर रहा, तो यहां पर किसी भी तरह का वेव इस जगह पे नहीं बन रहा है। वही आपको इस फ्रिंजेस में दिखता है, जहां पर क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ और ट्रफ मिल रहा है, वेव बड़ा बन रहा है, वहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज दिख रहा है। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये इन सारे जगहों पे आपको ब्राइट फ्रिंजेस दिख रहा है। लेकिन यहां पर बीच बीच में आपको डार्क स्पॉट्स भी दिख रहा है। तो ये डार्क स्पॉट इसीलिए बन रहा है कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव का ट्रफ एक साथ मैच कर रहा, और यहां पर जो वेव का इफेक्ट है उसको एक दूसरे ने कैंसिल कर दिया। इसीलिए यहां पर हमें कोई भी लाइट नहीं दिख रहा। बीच बीच में जो डार्क आपको स्पॉट दिख रहा है वहां पर हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के बारे में आप आगे के वीडियोज में, आगे के चैप्टर के वीडियोज में आप पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पढ़ना है, और आप डिफ्रैक्शन के बारे में भी आगे के चैप्टर्स में जाकर पढ़ेंगे। तो देखिए जो हम बात कर रहे थे फिलहाल के लिए, अभी के लिए जो बात कर रहे थे कि लाइट जो है, लाइट का जो बहुत सारे बिहेवियर, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सारे हम लोग इसके कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी या फिर रे या बीम नेचर से भी समझ सकते हैं। देखिए एक लाइट का कॉर्पसल मतलब एक लाइट पार्टिकल जो है, इसे हम इसके पाथ को अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से स्ट्रेट लाइन से, तो फिर इसे हम कहते हैं लाइट का एक रे। ये लाइट रे हो गया, और बहुत सारे रेज
मिलके लाइट का बीम बनाता है। तो लाइट का जो सिंपल बिहेवियर्स है जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इन सब को हम लाइट के रे या लाइट बीम से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइट के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ये मानकर कि लाइट कॉर्पसल से बना हुआ है, वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है, इस कॉन्सेप्ट से हम सिंपल चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, लाइट यहां से निकला, एक लाइट का कॉर्पसल यहां रिफ्लेक्ट किया, यहां टकराया, इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट करके वापस आया। तो यहां पर देखिए लाइट आया, इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट किया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। आया, इंसिडेंट किया, टकराया, वापस गया, रिफ्लेक्ट किया, तो ये हो गया लाइट का रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन कुछ लॉज को फॉलो करता है। चलिए उसी को अभी हम लोग देख लेंगे। यहां पर एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है। यहां पर देखिए लेजर पॉइंटर है, और लेजर पॉइंटर है, इस लेजर पॉइंटर से लाइट बीम जो निकलेगा उसे हम इंसिडेंट करवाएंगे इस मिरर में, यहां से वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब लाइट का पाथ तो एयर में विजिबल होता नहीं है, इसीलिए हमने यहां पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लिया है। इसे फूंक देने से हमें लाइट का पाथ जो है यह विजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर टिंडल इफेक्ट कुछ होगा। यहां पर जो टैल्कम पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होगा वो उसे स्कैटर करेगा लाइट को, और लाइट का पाथ हमें विजिबल होगा। तो यहां से अभी लेजर पॉइंटर हम लोग जलाएंगे इस तरह से। देखिए लाइट का पाथ विजिबल यहां नहीं है। अभी टैल्कम पाउडर को हमने फूंक दिया तो देखिए लाइट का पाथ जो है ये टिंडल इफेक्ट के कारण विजिबल हो गया। अब देखिए ये हो गया इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट कर रहा है रे, जो जाकर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है या फिर उस ऑब्जेक्ट में या फिर मिरर में जाके इंसिडेंट कर रहा है, उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। और फिर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट में लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जिस सरफेस में लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां मिरर के सरफेस में लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस सरफेस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि उस सरफेस पे परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो, हम कहें यहां पर ये जो सरफेस है, मिरर का सरफेस है, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये इसे नॉर्मल कहा जाता है। तो फिर यहां से पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन सरफेस में होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और साथ ही साथ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है। ये दोनों एंगल्स एग्जैक्टली सेम होता है। ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहां से हम एक छोटा सा एनिमेशन देख लेंगे। ये वो सरफेस है जहां पर कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहां देखिए लाइट का एक कॉर्पसल आया और चला गया रिफ्लेक्ट होके। यहां पर उसका जो पाथ है इसे हम लाइट रे कहेंगे। चलिए एरो से हम उसका डायरेक्शन को इंडिकेट कर देते हैं। लाइट इस डायरेक्शन में आया, यहां पर इंसिडेंट किया और इस तरह से चला गया। ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस पे जिसमें कि लाइट रिफ्लेक्ट किया, उस सरफेस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसे नॉर्मल कहा जाता है। तो पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होगा। मतलब अगर थोड़ा सा और हम इसे घुमा कर देखें तो हमें ये तीनों जो लाइंस है, ये तीनों हमें एक ही सीध में दिखेगा। मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला पार्ट है या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, जिसे कि आई से हम डिनोट करते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होता है। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। उस वीडियो का लिंक आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 12th के लिए ऑप्टिक्स चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।